ठंड में 5 जुगाड़ू बहू का पेड़ों की जड़ों में ससुराल। नहीं, ये नहीं हो सकता। सीमा, ये तुम किस तरह की बात कर रही हो? सही कहा भैया ने। तुम पांचों का दिमाग तो ठीक है, अगर हमें वहां किसी ने देख लिया तो पता है बात कितनी बढ़ सकती है। सही कहा, ऐसा नहीं होगा। पांचों पतियों के पति उनके खिलाफ हो चुके थे, लेकिन वो आखिर उनके खिलाफ हुए क्यों थे? क्या उनकी बीवियां गलत थी, या फिर वो उनकी किसी सही बात को मना कर रहे थे? जानने के लिए चलिए कहानी में पीछे चलते हैं। अजी, आपसे मैंने कल कितनी बार कहा था कि घर में मरम्मत कर दीजिए। इतनी ज्यादा सर्दी हो गई है और ऐसे में ये टूटी हुई दीवारें, बहुत ठंडी हवा आती है। मैंने घर में मलबा भरवा दिया था सीमा, लेकिन हमारे ये घर इतना कमजोर हो गया है कि जगह जगह इससे अंदर छेद हो जाते हैं। ऐसे में अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? हाँ भाभी, कल मैंने भी गीली मिट्टी से दीवारें लीपी थी, लेकिन सूखते ही मिट्टी इसके ऊपर से झड़ गई। अब मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हम इस घर में गुजारा कैसे करेंगे। सर्दी की वजह से घर में पांचों बहुओं की हालत खराब थी। सीमा, प्रीति, रानी, रैना और त्रिशा पांचों एक ही परिवार की बहुएं थीं, जिनकी सास इस दुनिया से जा चुकी थी। पांचों अपने गरीब पतियों के साथ गांव में एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में गुजारा करती थी। और ऐसे में अब सर्दी का मौसम आ चुका था। गरीबी में उनके पास अपना तन ढकने के लिए भी कुछ नहीं था, और ऐसे में जगह जगह से उनकी दीवारों में छेद और झिर्रियां खुल जाती थीं, जिसकी वजह से पांचों बहुओं को बहुत सर्दी लगती थी। आज भी बेहद सर्दी का मौसम था, और ऐसे में बहुएं रात में अपने घर में बिना कुछ ओढ़े हुए ठिठुर रही थी। बहुत सर्दी लग रही है, बर्दाश्त नहीं होता। भगवान जल्दी से अपना सूरज चमका दो, जिसकी आंच में बैठकर हमें थोड़ा सा सुकून मिल जाए। बस अब बहुत हुआ। सारी रात अगर ऐसे ही बर्फ खाने में गुजरी तो सुबह को ठंड से अकड़ी हुई हमारी लाशें ही इस झोपड़ी से बाहर जाएंगी। मैं चली बाहर से कुछ गरमाई की चीज का जुगाड़ करने। रुको सीमा, जरा समय देखो, रात के 12 बजने वाले हैं। ऐसे में तुम किस चीज की जुगाड़ करोगी? कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, और वैसे भी इस सर्दी में कांपने से अच्छा है कि हम अपना दिमाग किसी जुगाड़ में ही लगा दे, उससे हमें ज्यादा सर्दी नहीं लगेगी। सीमा ऐसे बोलकर बाहर आने लगी। उसके पीछे उसकी देवरानी प्रीति और उन दोनों के पति भी बाहर निकल आई। गांव में चारों तरफ अंधेरा था। ऐसे में प्रीति का पति बोला, सभी तरफ अंधेरा है, ऐसे सर्दी में बाहर भटकने से कोई फायदा नहीं है। मेरी मानो तो सभी घर चलो। अब निकल आए हैं तो इतनी आसानी से तो घर नहीं जाएंगे। अरे वाह, देखो मुझे मिल गया। क्या मिल गया? ये कुछ बोरियां हैं, हम इससे अपना शरीर ढक सकते हैं। चलो इन्हें ले चलते हैं। जुगाड़ू बहुओं को रात बिताने का जुगाड़ मिल गया था। सीमा को जो बोरी मिली वो उन्हें उठाकर ले आई, और सभी ने घर आकर अपने ऊपर एक एक बोरी को ओढ़ लिया। कुछ इस तरह से पांचों बहुओं की रात गुजरी। और फिर अगली सुबह, बड़ी सर्दी है, इस ठंड में तो नल का पानी भी ओले जैसा लगता है। सही कहा, मैं तो जा रही हूँ चूल्हे पर रोटी बनाने, कुछ तो गर्माई मिलेगी। ऐसे ही ठिठुरते ठिठुरते वो अपने कामों को निपटाने लगी। पांचों बहुओं का जीवन ऐसे ही चुनौती भरा था। ठंडे पानी से बर्तन और कपड़े वगैरह धोने के बाद पांचों बहुएं अपने औजार उठाकर गांव के पास वाले जंगल में पहुंच गई। वो हर रोज वहां से बेचने और अपने जलाने के लिए लकड़ियां काट कर लाया करती थी। पांचों बहुओं ने जंगल में लकड़ी काटना शुरू कर दिया कि तभी रैना की नजर बड़ी अद्भुत सी चीज पर पड़ी। ये क्या है? ये कितना बड़ा है? सही कहा, क्या ये इस बड़े पेड़ की जड़ है? रानी के कहने पर जब सभी ने गौर से देखा तो वो जंगल के एक बड़े से पेड़ की जड़ थी, जो कि जमीन के ऊपर आ गई थी। इस पेड़ की जड़ कितनी ज्यादा बड़ी है होगी ही। आखिर जरा इसके आसपास के पेड़ों को तो देखिए। आसपास भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े पेड़ थे। हम हमेशा इस जंगल में लकड़ी काटने को आते हैं, लेकिन कभी भी हमने यहाँ के बड़े पेड़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। कितनी अजीब बात है ना? सही कहा, इस पेड़ की जड़ ही इतनी ज्यादा बड़ी है कि हम इसमें अपना घर भी बना सकते हैं। त्रिशा के ऐसे बोलने पर सभी बहुएं गौर से उसका मुंह देखने लगी। नहीं, मेरा मतलब असली में घर बनाने से नहीं था। मैं तो बस इसका आकार देखकर बोल रही थी। वैसे तुमने कुछ गलत नहीं कहा त्रिशा। हम चाहें तो इन 2 पेड़ों की जड़ों में अपना ससुराल बना सकते हैं। ये थोड़ा सटपटा जरूर है, लेकिन आइडिया बुरा नहीं है। अगर हम जुगाड़ लगाएं तो हम पेड़ से जड़ तक का रास्ता बनाएंगे और जड़ में अपनी रहने लायक जगह बनाएंगे, जिससे हमें सर्दी भी नहीं लगेगी और हमारा एक बिना किसी खर्चे का घर भी बन जाएगा।
सीमा की बात सुनकर सभी बहुएं सोच में पड़ गईं और उन्होंने घर जाकर अपने पतियों से भी इस बारे में बात की। नहीं, ये नहीं हो सकता। सीमा, ये तुम किस तरह की बात कर रही हो? सही कहा भैया ने, तुम पांचों का दिमाग तो ठीक है, अगर हमें वहां किसी ने देख लिया तो पता है बात कितनी बढ़ सकती है। सही कहा, ऐसा नहीं होगा। आप इतना क्यों घबराते हो? अरे हम कौन सा किसी का नुकसान करने की बात कर रहे हैं, हम तो अपने आराम के लिए उन जड़ों में घर बना रहे हैं। और वैसे भी वो जंगल इस गांव में है, वहाँ कोई भी आता जाता नहीं है सिवाय हम गरीब 5 बहुओं के। सभी वहाँ जाने में डरते हैं। यकीन मानिए वहाँ कोई नहीं आएगा। बस एक बार हमें मौका दे दीजिए, हम इस सर्दी को अब और नहीं झेल सकते हैं। त्रिशा के समझाने से पांचों बहुओं के पतियों को भी उनकी बात समझ आने लगी। बस फिर क्या था, उन सभी ने पांचों बहुओं को उन पेड़ों की जड़ों में ससुराल बनाने की इजाजत दे दी और फिर वो सभी 1 मिनट भी बर्बाद किए बिना जंगल में आ गए, जहां एक साथ पांचों बहुओं और उनके पतियों ने काम शुरू कर दिया। सीमा ने सभी को समझाया और उन्होंने 3 पेड़ों को खोदकर उनमें से रास्ता बनाकर अपना घर बनाना शुरू किया। हम पेड़ में दरवाजा खोलकर उससे अंदर जाएंगे और फिर यहीं से बाहर भी आएंगे। पेड़ काफी बड़े हैं तो इनमें आराम से दरवाजे बन जाएंगे। सभी ने पहले दरवाजे ही बनाए और फिर पेड़ में नीचे को रास्ता बनाकर वो सभी उनकी जड़ में पहुंच गए। जड़ की सतह पेड़ से नरम थी, जिससे कि वो आसानी से खुदाई कर पा रहे थे। खोदते खोदते उन्होंने जड़ को रहने लायक कमरे जैसा बना दिया और उसी रास्ते से एक और रास्ता निकालकर उन्होंने एक छोटी सी रसोई भी बनाई। 10 लोगों के एक साथ काम करने से काम जल्दी हो गया और शाम होने तक उनके पेड़ की जड़ वाला ससुराल बनकर तैयार हो गया। शाम हो गई है, अब हमें अपने घरों में चले जाना चाहिए। सही कहा, लेकिन जरा भाभी नजारा तो देखिए, जंगल में ढलता हुआ सूरज कितना प्यारा लग रहा है। सूरज तो अच्छा है, लेकिन अब मुझे भूख लग रही है, हम खाएंगे क्या? उसकी चिंता मत कीजिए, मेरे पास सेब हैं। जब हम सुबह जंगल आए थे तब मैंने खाने का सामान ले लिया था। आज तो हम वही खा लेंगे, क्योंकि इस वक्त जंगल में भटकना खतरे से खाली नहीं है। प्रीति ने सभी को फल दे दिए। सूरज ढलते ही जंगल में कोहरा होना शुरू हो गया और जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी, जिसकी वजह से जल्दी से सभी अपने पेड़ की जड़ वाले घर में चले गए और मोमबत्ती जलाकर वहां पर रहने लगे। 5 बहुओं ने 3 जड़ों में घर बनाया था, जिसमें 2 जड़ों में 2-2 बहुएं और उनके पति और 1 जड़ में बड़ी बहू और उसका पति रहते थे। जड़ में जाकर उन लोगों ने सेब खाया और वो वहीं पर लेट गए। प्रीति भाभी, ये जड़ कितनी गर्म है ना? सही कहा, हम जितनी सर्दी अपने टूटे हुए घर में झेलते थे, यहाँ उतनी ही गर्माई है। सच में ये हमारा जड़ वाला ससुराल बहुत अच्छा है। 5 बहुएं अपना घर बनाकर बहुत खुश थीं। एकदम आराम से बिना ठिठुरे उनकी रात गुजरी। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज के अगर फायदे हैं तो नुकसान भी है। अगली सुबह 5 बहुओं को बहुत सी मुसीबतें झेलनी पड़ी। मैंने ये कपड़े नदी पर धोए हैं, कल सभी के कपड़े गंदे हो गए थे ना, अब इन्हें कहाँ सुखाऊं? कितना पानी टपक रहा है। गांव में तो हम रस्सी पर सुखा देते थे, लेकिन यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे हाँ भाभी, अभी भी ना कितने सारे तो पेड़ हैं, यहाँ किसी पर भी डाल दो, हम इनकी टहनियों को अब रस्सी की तरह इस्तेमाल करेंगे। बहुओं ने जुगाड़ से कपड़ों को टहनियों पर सुखाया। ऐसे ही खाने को रैना और त्रिशा ने जंगल से फल और शाक पत्तों का जुगाड़ किया, जिनको बहुओं ने जुगाड़ वाला चूल्हा बनाकर पकाया। वैसे जंगल की जिंदगी थोड़ी मुश्किल तो है, लेकिन ये सब करना अच्छा लग रहा है। सही कहा भाभी, यहाँ हमारे खाने को फल हैं, रहने को हमने घर बनाया, नदी भी पास में ही है। लेकिन अभी एक चीज की कमी है, और वो क्या है? चाय। मुझे तो चाय का मन हो रहा है, तो चाय भी जुगाड़ से बना लो। कैसे? अरे बाबा, गांव से थोड़ी सी चाय पत्ती ले आओ और उसे जंगल में बो दो, देखना 2-4 दिन में ही चाय के पत्ते आ जाएंगे। प्रीति ने जैसा बोला वैसा ही रैना ने किया। उसने चाय पत्ती को जमीन में बो दिया, जिसका नतीजा ये आया कि 10 दिनों के बीच में ही चाय पत्ती का पौधा निकल आया। अब बहुओं के पास जुगाड़ू चाय भी थी। एक रोज सभी बहुएं और उनके पति शाम के वक्त अपने घरों से बाहर बैठे हुए चाय पी रहे थे। बीच में आग जल रही थी। अरे, कभी सोचा था कि हम पेड़ की जड़ में रहेंगे, वो भी इतने अच्छे से। सही कहा, यहाँ अगर 4 मुश्किल हैं तो 10 तरह का आराम भी है। बस अब 1 महीना और है इस ठंडे मौसम का, उसके बाद तो फिर से हम गांव चले जाएंगे। लेकिन मैं हमेशा इन दिनों को याद करूंगी। प्रीति की बात पर सभी मुस्कुरा दिए। ऐसे ही आंखों ही आंखों में 1 महीना और गुजर गया और फिर बहुएं अपने पेड़ की जड़ का ससुराल छोड़कर वापस से गांव के घर में आ गईं। लेकिन उनका घर अभी भी उन पेड़ों की जड़ों में सलामत था और ये यादें उनकी जिंदगी की सबसे अच्छी यादें बन चुकी थी। नीलम की 14 बहुएं होती हैं और अभी हाल ही में नीलम अपनी 15वीं बहू दीप्ति को घर लेकर आई थी।
चलो हो गई मेरी अब पूरी जिम्मेदारी, मेरी 15वीं बहू भी आ गई। अब मेरे सारे बेटों की शादी हो गई, अब मैं सारी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई। हाँ माँ जी, अब तो हम 15 बहू की कंपनी पूरी हो गई है। अब माँ जी आपने कहा था ना कि जब हम पूरी 15 बहू घर में आ जाएंगे तो आप हम 15 बहू के लिए नए नए कंबल लेकर आओगी। अरे वाह सुमन बहू, तुझे वैसे तो मेरी कोई बात याद नहीं रहती, हर बात 2 मिनट में ही भूल जाती है। और ये कंबल वाली बात जो मैंने पिछले साल सर्दियों में कही थी, ये तुझे अभी तक याद है? तेरी याददाश्त कुछ ज्यादा ही अच्छी है, या फिर फायदे और नुकसान के समय ही तेरी याददाश्त अच्छी और खराब होती है? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। पर माँ जी कंबल का क्या? ये लो 5 कंबल है, तुम 15 बहू एक साथ ओढ़कर सो जाना। और हाँ, मुझसे तो कोई सवाल करना भी मत। 5 कंबल दे दिए हैं, ये बहुत हैं। 15 बहू के लिए जितना मिल रहा है, जो मिल रहा है उसी में ही खुश रहो। नीलम इतना बोलकर वहां से चली जाती है। अपनी सास का ये रूप देखकर दीप्ति हैरान हो जाती है। ये क्या है? माँ जी ने हम 15 बहू के लिए बस 5 कंबल दिए, उस पर भी माँ जी इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? ये कंजूसी है या फिर बहू पर अत्याचार करने का कोई नया तरीका? दीप्ति, ये माँ जी की कंजूसी है और ये कोई आज से कंजूसी नहीं है। जब से हम आए हैं तब से हम माँ जी की कंजूसी ही देख रहे हैं। कोई बात नहीं, दीप्ति को भी आदत हो जाएगी, हमें भी तो आदत हुई है ना। और दीप्ति, तुम कंबल की चिंता मत करना, पिछले साल भी हमने जुगाड़ किया था, इस साल भी हम जुगाड़ से पुराने कंबल को नए कंबल में सिलकर एक बना देंगे। कम से कम सर्दी से तो बचे रहेंगे ना। 15 बहू अपनी सास की कंजूसी से परेशान होती हैं। एक दिन 15 बहुएं सर्दियों में कपड़े धो रही होती हैं। चलो हम अभी सारे कपड़े धो लेते हैं, वैसे भी इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना, समय का बिल्कुल पता भी नहीं चलता। एक साथ धोएंगे तो जल्दी भी हो जाएंगे और ज्यादा किसी पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। पर सर्फ कहाँ है? मैं तो सर्फ लाई नहीं हूँ। ये लो सर्फ, थोड़ा थोड़ा ही इस्तेमाल करना। माँ जी, ये तो पहले से ही आपने इतना कम सर्फ दिया और कपड़े देखे इतने सारे कपड़े हैं। इतने सारे कपड़े इतने सर्फ से कैसे साफ होंगे? थोड़ा सा तो और दे दीजिए ना। और दे दीजिए? अरे तुम लोगों को क्या मैं पागल नजर आती हूँ? इतना दे तो दिया है, मैंने भी इतने से सर्फ में बहुत सारे कपड़े धोए हैं। तुम 15 को या अनोखी नहीं हो। इतनी महंगाई हो रही है और खर्चा करने में इनको बड़ा मजा आ रहा है। तुम सब परेशान क्यों हो रही हो? अरे हमारे घर से थोड़ा दूर रीठा मिलता है ना, हम वहाँ से रीठा ले आएंगे और फिर उससे कपड़े धो देंगे। मुझे भी लग रहा है कि मुझे अपने ससुराल में ससुराल वाली जिंदगी नहीं बल्कि जुगाड़ वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी। 15 बहुएं जंगल में जाकर रीठा तोड़कर लेकर आती हैं और उससे पानी में घोलकर झाग बनाती हैं। अरे इससे तो काफी ज्यादा झाग बन गया। दीदी, मुझे नहीं पता था आपका ये जुगाड़ इतना कारगर है। इतना सा रीठा मिलाया और इतना सारा झाग बन गया, और वो भी हमें फ्री में। अच्छा है, हमारी अगर ऐसी सास हो तो जुगाड़ के बिना जिंदगी कट ही नहीं सकती। कुछ दिन बाद श्वेता अपनी बाकी की देवरानी और जेठानियों से कहती है, कितने दिन हो गए हमने चाट पकौड़े कुछ खाया नहीं है, आज मेरा बहुत मन हो रहा है। इतना मन मेरा पहले नहीं हुआ। तुम सारी एक साथ यहाँ? क्या हुआ? क्या काम था? माँ जी, हम सबको पकौड़े खाने का मन था और पूनम दीदी पेट से भी हैं, उनका भी मन कर रहा था कुछ चटपटा खाने का। तो आज मैं सोच रही हूँ सबके लिए हम पकौड़े ही बना देते हैं। अच्छा, तो अब तुम सबको पकौड़े खाने का मन है? तुम सबको एक बार में समझ नहीं आता है कि बाहर महंगाई कितनी हो रही है और हम लोग गरीब कितने हैं, लेकिन तुम लोगों को तो चाट पकौड़ी खानी है। अपनी जीभ को स्वाद देना है। कुछ नहीं बनेगा, चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो। पता भी है पकौड़े बनाने के लिए प्याज आलू कितने महंगे हैं। अपनी सास की बात सुनकर कोई कुछ बोलता ही नहीं और सारी बहुएं उदास होकर बाहर जाती हैं। अब हम क्या करेंगे? माँ जी ने तो साफ मना कर दिया है और बिना माँ जी की इजाजत के हम तो कुछ खा भी नहीं सकते हैं। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है, मुझे खाने का सच में बहुत ज्यादा मन है। हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारा मन है तो तुम जरूर खाओगी। अरे यहाँ पर पड़ोस में ही बहुत सारे पालक उगे हुए हैं ना, तो वहाँ से पालक के पत्ते तोड़ लाते और सबके लिए पालक के पकौड़े बना देंगे। माँ जी कंजूस हैं तो हमें तो कंजूसी का जुगाड़ निकालना पड़ेगा ना। पत्ते तो काफी ताजा हैं। अच्छा हुआ हमें आलू के पकौड़े नहीं मिले, पता है पालक के पकौड़े मेरे फेवरेट हैं। अब मैं पालक के पकौड़े ही खाऊंगी। 15 बहुएं पालक के पत्ते तोड़कर लाती हैं और घर में रखी थोड़ी सी चने की दाल से वो जुगाड़ से ही बेसन बनाती हैं और पालक के पत्तों में मिलाकर पकौड़े बनाती हैं और मजे से खाने लगती हैं। ये क्या, मेरे मना करने के बाद भी तुम लोग पकौड़े बना रही हो? पैसे कहाँ से आए? नहीं नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। ये तो हम पड़ोस के यहाँ से पत्ते तोड़ कर लाए हैं।
पैसे नहीं लगे? अरे ऐसे कैसे पैसे नहीं लगे? बेसन क्या मुफ्त में आया होगा? नहीं ना, तुम्हें पालक के पत्ते फ्री में मिल गए तो तुम उसकी सब्जी भी बना देती ना, लेकिन नहीं, तुम सबको तो अपनी जीभ चुटकार करनी है, नालायक कहीं की। नीलम अपनी बहू पर ही गुस्सा करके चली जाती है। कुछ दिनों बाद सर्दियां ज्यादा पड़ रही थीं, जिस वजह से सबको ठंड भी काफी लगती है। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है माँ जी, खाने के बाद भी आग जलाने के लिए थोड़ी लकड़ियाँ दे दो ना। पता भी है बाहर मार्केट में लकड़ियों का क्या भाव चल रहा है, खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ मिल रही हैं, वही बहुत है। नीलम इतना बोलकर कमरे में चली जाती है। मेघा को उदास देखकर पूनम कहती है, तुम उदास क्यों हो रही हो मेघा? माँ जी की इसी कंजूसी की वजह से मैं हर साल गर्मियों में नारियल का खोखला बचा कर रखती हूँ, ताकि ऐसी सर्दी में जब माँ जी लकड़ी ना दे तो खोखला जलाकर आग सेक सके हम। और ये जला दी नारियल के खोखले से आग। हाथ पैर गर्म कर लो, ठंड सच में बहुत ज्यादा है। माँ जी तो नहीं समझ सकती, लेकिन हम तो एक दूसरे को समझेंगे ना। उसी रात जब सब लोग सो रहे होते हैं तो प्रीति की कमर में दर्द होने लगता है। अरे इस दरी में तो कमर भी दर्द हो रही है, ऊपर से ठंड भी लग रही है। सोना है तो सो जाओ, वरना ये भी नहीं मिलेगा कल से तुम लोगों को। जितना दे दो उतना ही कम लगता है। अगली सुबह प्रीति अपनी कमर पर सिकाई कर रही होती है। प्रीति कोई बात नहीं, अभी तुम सिकाई कर लो, मैं इतनी सारी बोरियां लाई हूँ, इन सबको सिलकर के हम गद्दे की तरह बना देंगे ताकि थोड़ा गुदगुदा हो जाए। हम रात में यही बिछा लेंगे। पूनम दीदी को भी काफी तकलीफ होती है क्योंकि वह पेट से हैं, पर माँ जी नहीं समझती ना किसी की हालत। कोई बात नहीं, यही ठीक रहेगा। इसी तरह 15 बहू एक दूसरे की हमेशा मदद करती हैं। अगली सुबह सुमन चूल्हा जला रही होती है। ये तू चूल्हा क्यों जला रही है? माँ जी दाल बच गई है, ठंडी दाल तो कोई खाएगा नहीं, इसलिए चूल्हा जला रही हूँ। चूल्हा गलती से भी नहीं जलना चाहिए, बार बार चूल्हा जलाओगे लकड़ियाँ खराब करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। रात में खाना बनाते समय सुमन वही दाल बाकी दाल के साथ तड़का दे देती है। माँ जी करो आप अपनी कंजूसी, मैं भी आपसे 4 कदम आगे हूँ। जुगाड़ तो कहीं ना कहीं से निकालूंगी ही ना। दीदी ये सही रहेगा, कम से कम अब दाल भी खा ली जाएगी और किसी को ठंडी भी नहीं खानी पड़ेगी। ऐसे ही एक रात पूनम के पेट में दर्द होने लगता है। सुमन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, माँ जी से बोलो डॉक्टर के पास चलते हैं। क्यों डॉक्टर के पास जाना है? अरे थोड़ा थोड़ा दर्द तो होता ही है, तुम लोग ना ज्यादा नखरे मत दिखाओ। माँ जी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। माँ जी आपको दीदी का दुख नहीं दिख रहा है क्या? कंजूसी कर रही हो इतनी। तुम लोग ना ज्यादा ही बना चढ़ा कर बोल रही हो, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, चुपचाप से यहीं बैठे रहो। आपकी कंजूसी आपको ही मुबारक, लेकिन अब बस बहुत हुआ, अब हम और नहीं ऐसे देख सकते। अपनी 15 बहुओं को अपने खिलाफ जाते देख नीलम को अपनी गलती का एहसास होता है और पूनम की बिगड़ती हालत को देख वो अपनी बहू से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, तुम 15 बहुएं मेरे भरोसे यहाँ आई हो और मुझे तुम्हें संभालना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी कंजूसी में इतनी मग्न थी कि मैं किसी को देख नहीं रही थी। मैं अभी पूनम को अस्पताल लेकर चलती हूँ, आज के बाद मैं कभी कोई कंजूसी नहीं करूंगी। नीलम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसके बाद वो पूनम को अस्पताल लेकर जाती है, जहां पूनम एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और पोते की सूरत देख उसके बाद नीलम कभी कंजूसी नहीं करती। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ क्या आपने भी किसी ऐसी ही कंजूस सास को देखा है जो ठंड में अपनी बहू पर ऐसे अत्याचार करती हो? तो हमें ये भी जरूर बताइए।